हेलो एवरीवन। चलिए, अब तक हमने पूरी तरीके से एसिड को ख़त्म कर लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज से हम बेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और बेस जिस तरीके से आपने एसिड पढ़ा, और अगर आपको एसिड अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो बेस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो ये है इसका मेन सीन। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बेस को स्टार्ट कर लें। जिस तरीके से एसिड को हमने ले गए थे, जिस तरीके से हमने एसिड को क्लासिफाई किया था, सिमिलरली हम इसको भी क्लासिफाई करेंगे। बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एकदम सिमिलर तरीके से। सबसे पहले हमने डिफरेंस टेबल देखा था एसिड बेस का, वहां पे बेसिक डेफिनेशन तो हमने बेस के पढ़ ही लिए थे। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल तरीके से, अगर आपको ढेर सारे मैंने डिफरेंस टेबल आपको बता दिए थे, बट अगर आपको कोई बोल दे कि बेस का डेफिनेशन लिखिए या डिफाइन करिए, तो एक नंबर में अगर 1 मार्क्स में अगर आपको दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए मैं आपको लिख देता हूं डेफिनेशन। अ बेस मे बी डिफाइंड, अ बेस may be defined as a substance capable of releasing what? Tell me. Releasing one or more what? OH माइनस आयन। वहां पे क्या हुआ करता था बेटा? H प्लस आयन हुआ करता था, जबकि यहां पे क्या होगा? OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि बिना वाटर के तो काम ही नहीं चलेगा। एक्वस का मतलब क्या हो गया? वाटर, है ना? तो वाटर का सॉल्यूशन, यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में OH माइनस हमें मिलना चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आप 1 मार्क्स में लिख सकते हैं अगर कभी आपको पूछा जाए तो। यहां जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, यहां पे एक बेसिक सा डिफरेंस पूछा जाता है कि एल्कली, है ना, एल्कलीज एंड बेस में क्या डिफरेंस है? एल्कली एंड बेसिस में क्या डिफरेंस है, ये बताना होता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर हर लोग और हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है इसको। सो एल्कलीज और बेसिस को समझना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए ये पूरा बेस वाला सर्कल है, ये वाला पूरा बेस है, तो इसी के अंदर होगा एल्कली। ऐसा मान लो, यूं करके आपको सपोज करो ये एल्कली है, तो दिस वन इज एल्कली। और ये कंप्लीट वाला जो सर्कल दिख रहा है, ये कंप्लीट सर्कल क्या है बेटा? बेस। ठीक है, यानी कि वैसे बेसिस जो डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में, है ना, उसे क्या कहते हैं? एल्कली कह सकते हैं, है ना। तो बेसिस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर, यहां पे सिंपली आपको लिखना है बेटा, बेसिस विच कैन व्हाट? डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व इन व्हाट? वाटर। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बेसिस, उसे हम एल्कली कहते हैं। एंड तो यहां पे आपने देखा डेफिनेशन में, क्या देखा बेटा? कि वैसा एल्कली, है ना, वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? बेसिस। बेसिस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर, दिस वन इज बी। ठीक है, सो बेसिस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एज एल्कली। आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे सर्कल में बताया कि ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? बेस है, और उसमें से ये एल्कली है। तो हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकते हैं। क्या टर्म यूज कर सकते हैं बेटा? 2 आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा आप कह सकते हैं
कि ऑल एल्कली, जितने एल्कली हैं वो सारे बेस हो सकते हैं। ऑल एल्कलीज है ना, विल बी बेस, ऑल एल्कलीज विल बी बेस, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। बट ऑल बेसिस विल नॉट बी व्हाट, एल्कली। तो आप समझने की कोशिश करिए बेटा, ये बड़ा टर्म कौन है, बेस है। बेस के अंदर ही क्या आता है, एल्कली। और एल्कली किसे कहते हैं, वैसा बेस जो कि हम वाटर में डिजॉल्व कर सकें, उसे क्या कह देंगे, एल्कली कह देंगे। चलिए सर कुछ एग्जाम्पल तो बता दो सर, तो हमें समझ में आ जाए। कुछ बिना एग्जाम्पल के तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो आप ऐसा करो बेटा, यहाँ पे आप एल्कली के एग्जाम्पल्स लिख लो। NaOH जो आराम से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, KOH लिख लें, बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाता है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। MgOH होल ट्वाइस लिख लें, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप यहाँ पे इन सभी एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं ETC। अब यहाँ पे देखिए, वैसा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ना बेसिस को याद रख लीजिए, जो बच जाएगा वो सारे एल्कली हो जाएंगे। तो बेसिस जो डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स उनके दे दो सर, तो थोड़ा मज़ा आ जाए। तो यहाँ पे उनके एग्जाम्पल याद रखना बेटा, CuOH होल ट्वाइस, इनको वाटर में डालोगे तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे। उसी तरीके से FeOH होल थ्राइस, एंड इसी तरीके से आप लिख सकते हैं AlOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ये जो हैं एग्जाम्पल हैं बेस के, है ना। और ये सब एल्कली, जो वैसे एल्कली जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उसे हम एल्कली कहते हैं। और वैसे को जो डिजॉल्व नहीं होते यहाँ पे, ये बेस कहलाते हैं। तो बेटा कम से कम कुछ एग्जाम्पल्स तो ज़रूर याद रखना, और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इनको आप तो ज़रूर ही याद रखना। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है ये ज़रूर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं कुछ आपको और बेसिस बताता हूँ कि कौन कौन से बेस होते हैं। थोड़ा सा कुछ बेस का नॉलेज होना चाहिए। और एग्जाम्पल नो डाउट मैं तो आगे के लेक्चर में ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी लूँगा, बट आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH से कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था NaOH, दैट इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा ये है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का जो हम अगर घर तरफ के कॉमर्शियल नेम पे बोले, दुकान में जाओगे तो आप अगर पूछोगे कि क्या मांग रहे हो जी, ये बोलोगे तो दुकानदार थोड़ी देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दीजिए मुझे, तो थोड़ी देगा वो। आप उसको कहना पड़ेगा कॉस्टिक सोडा दीजिए, है ना। तो कॉस्टिक सोडा आपको कहना पड़ेगा, कॉमर्शियल नेम इसका कॉस्टिक सोडा है बेटा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर हम कहें कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो बस यहाँ पे लिख दो पोटेशियम और ये हाइड्रोक्साइड। और इसको कॉमनली हम जो कॉमर्शियल नेम में कहते हैं दैट इज कॉस्टिक, बोलो, पोटास। वहाँ सोडा था, यहाँ पे कॉस्टिक पोटास। नेक्स्ट बात कर लें तो स्लैग्ड लाइम, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। बेटा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे इसे याद नहीं रख पाते, तो इसे ज़रूर याद रखना बेटा। इसको हम केमिकल नेम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कॉमर्शियल नेम में हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। इसे याद रखना बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार यूज़ होता है, फर्दर आगे लेक्चर में जितना जाओगे या फिर अदर चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत बार केमिस्ट्री में यूज़ होगा ये सब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा था ऑर्गेनिक, पूरी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल,
है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल लिखा था बेटा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब इनको कॉमर्शियल नेम में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्लीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जितना कम से कम मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कम से कम इतना तो ज़रूर याद रखना। ALOH होल थ्राइस, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, 7-8 से ज़्यादा नहीं दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये वाला तो नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, केमिकल वाला तो तुरंत बोल दोगे भैया एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम है, हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे भी उसको यही कहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर कह सकते हो। और एक और मैं लिख देता हूँ, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, इसको आप कह सकते हो व्हाट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको भी आप इसी नेम से पुकार सकते हो, कॉमर्शियल नेम से। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें आपको एनी हाउ दिमाग में रखने ही होंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट जगह पर ये सभी आपके यूज़ में आएंगे। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको कम से कम इन बेसिस को याद रखना चाहिए। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के तरफ, यानी कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की बात कर लें थोड़ी सी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, बेसिस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने एसिड की क्लासिफिकेशन करी थी, उसी तरीके से बेसिस की भी क्लासिफिकेशन करेंगे। थोड़ा कम यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स नहीं पढ़ते, जबकि हमने एसिड में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स भी पढ़े थे। यहाँ पे सिंपली हम कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, पहले कर देते हैं व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। एंड सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा ये सब टर्म आपका सुना हुआ है, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पे जो अब ना सुना हुआ हो, क्योंकि मैंने सारे के सारे टर्मिनोलॉजी आपको पहले ही एसिड में ही क्लियर कर दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, कोई बता सकते हो वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी हुआ करता था, क्योंकि किसी भी एसिड के लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं, क्या बेटा बोलो, किसी भी एसिड के लिए टर्म हम बेसिसिटी डिफाइन करते हैं, जबकि किसी भी बेस के लिए जो टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज एसिडिटी, है ना। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हम करेंगे मेनली, और ये आपको दिमाग में रखने, मतलब क्या रखना है, कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है इसमें, जस्ट आप देखते चले जाएं तो अपने आप ये दिमाग में रह जाता है। इतना आसान है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब ये रिपीटेशन होगा, एक तरीके से रिवीजन होगा आपका। तो चलिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं, नंबर 1, व्हाट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर लेते हैं पहले। सो पहला क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ करा। अब स्ट्रेंथ में हमने 2 चीज बताया है, नंबर 1 इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एल्कली और बेस, है ना। आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलीज और बेसिस, तो ये आप हेडिंग रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और बेस, पहला होगा क्या, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और बेसिस, और दूसरा क्या होगा, सिंपल सा है, बताइए, दूसरा होगा वीक एल्कलीज और बेस।
वीक एल्कलीज और बेसिस। यहां पे आपको ज़्यादा चीज़ दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये आपको बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है बेटा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है और वीक का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन, ऑलमोस्ट क्या 100% डिसोसिएशन, यानी कि पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, है ना, या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस। वैसा जो कि 100% पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे एल्कली बोलेंगे। एंड अगर इसी तरीके से अगर हम बोले कि यहां पे वीक में तो पार्शियली डिसोसिएट होता है ना, हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं पार्शियली डिसोसिएट। सो पार्शियली क्या डिसोसिएशन बोलते हैं हम यहां पे। तो अगर इस तरीके से पार्शियली डिसोसिएट होता है तो आप कह पाएंगे क्या कि यहां पे जो वीक में है वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा तो OH माइनस जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में वो क्या होगा बेटा, कम होगा। और यहां पे 100% अगर डिसोसिएशन कह रहे हैं तो 100% डिसोसिएशन अगर आप कह रहे हैं तो सॉल्यूशन में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो ये सब चीज दिमाग में आपको रखना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, बस आपको कुछ ही एग्जांपल्स दिमाग में रखने हैं। जैसे मैं अगर स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल्स की बात करूं तो आपको 3 एग्जांपल, जिस तरीके से आपने वहां पे एग्जांपल याद रखा था उसी तरीके से मैं यहां पे 3 एग्जांपल बस याद करने को कहता हूं आपको, NaOH, KOH एंड BaOH होल ट्वाइस। बस ये 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे आपने वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में 3 एग्जाम्पल याद किए थे ना, क्या क्या याद किए थे बेटा, HCl था, H2SO4 था और HNO3 था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के लिए आप NaOH, KOH और BaOH होल ट्वाइस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रख लें। बाकी जितने बच जाएंगे आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, जो भी बच गए वो सारे के सारे वीक एल्कलीज में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल कुछ लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए NH4OH है, NH4OH है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि CaOH होल ट्वाइस है, ठीक है, या फिर MgOH होल ट्वाइस है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप लिख सकते हैं अंडर द व्हाट, अंडर द हेडिंग वीक एल्कलीज, ठीक है। तो ये सारे अब हम डिटेल में देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और वीक एल्कलीज क्या है। बस एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखिएगा। जैसा हमने उसका डिसोसिएशन बताया था स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के लिए, वैसा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से मैकेनिज्म होगा। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे NaOH को, ये जो NaOH मैंने दिया आपको, इसको वाटर में आप डिजॉल्व करते हैं। जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपना Na+ और OH- में ब्रेक हो जाता है ना। तो इस तरीके से ब्रेक हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप सिंपली यहाँ पे बोलेंगे दोनों के दोनों एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको Na+ एक्वस फॉर्म में, यानी कि वाटर एसोसिएटेड होगा, इसके चारों तरफ घेर लेगा इसको वाटर। और इसी तरीके से यहाँ पे OH- को भी चारों तरफ से वाटर घेर लेगा और इसी को एक्वस कहते हैं। एक्वस का मतलब है वाटर पार्टिकल इसके चारों ओर घिर गया है, इसको घेर लिया, Na+ को वाटर मॉलिक्यूल पूरी तरीके से घेर लिया है, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितना एग्जाम्पल आप चाहें सबका एग्जाम्पल आपको इसी तरीके से लिखना है बेटा। तो Ba, यहाँ पे मैं Ba बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगेन आप वाटर में डाल दीजिए। तो जब वाटर में आप डाल देंगे तो ये फिर से क्या बनेगा बेटा, बोलो Ba2+ का एक्वस फॉर्म बनेगा, यानी कि वाटर एसोसिएटेड होगा, चारों तरफ से इसको वाटर घेर लेगा। और प्लस क्या बनेगा, बोलो 2OH- बनेगा, जो कि ये भी वाटर एसोसिएटेड होगा, यानी कि एक्वस फॉर्म में होगा। पूरी तरीके से इसको भी चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ऐसे घेर लेंगे और इसको भी वाटर मॉलिक्यूल ऐसे घेर लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज ये सब हो रहे हैं, 100% डिसोसिएशन इनका हो रहा है, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब हम वीक की बात कर लें तो वीक की भी इसी तरीके से हम बात करेंगे। मान लीजिए वीक की एग्जांपल ले लेते हैं, NH4OH हम ले लेते हैं, इसको वाटर में आप डिजॉल्व कर दीजिए, वाटर में टुप से डालिए ऐसे करके,
जैसे ही वाटर में आप डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आ जाएगा आपको NH4 प्लस एक्वस के फॉर्म में आएगा, एक्वस के फॉर्म में आएगा। और इसको हम एक्वस कह सकते हैं, है ना, यानी कि चारों तरफ से इसको वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया है ना। इसी तरीके से OH माइनस एक्वस कर दीजिए, यानी कि इसको भी वाटर मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आइए नेक्स्ट की बात करें तो एक और एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए, CaOH2, ताकि वहाँ पे कुछ बुरा ना मान जाए वो स्ट्रांग वाला, क्योंकि इसके 2 लिए हैं तो इसके भी 2 ले लेते हैं तो बुरा नहीं मानेगा ये। तो H2O यहाँ पे कर देते हैं। अब क्या करना है कि इसको आप ब्रेक कर दीजिए Mg2+ में, है ना, ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होगा, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेगा। और इसी तरीके से 2HOH माइनस कर दीजिए, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा कि कैसे हम मैकेनिज्म लिखते हैं, कैसे हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमने करा। नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि ये लेक्चर लेंदी ना हो जाए, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और एसिडिटी को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।